काफी सुनने को मिलती है कि जी सीमैक बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो उसमें एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी तसल्ली दे दूं कि स्पेशली आफ्टर आई कैप चेंज द सिलेबस, अभी जिस तरह अभी हम एक ही सेशन हमारा गुजरा है, अभी इसका पहली दफा एग्जाम होगा, तो इतनी बात मैंने फील की है कि पढ़ाने में भी मुझे बहुत आसानी हुई है, चीजें काफी हद तक मैनेजेबल हो गई हैं। तो अगर मैनेजेबल हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि पढ़ना, अगर मुझे पढ़ाना मैनेजेबल हो गया है तो इसका मतलब है कि पढ़ना भी और रिवाइज करना भी मैनेजेबल हो गया काफी हद तक। काफी चैप्टर्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में से ओमिट हुए हैं। तो अगर कोई रिपीटर्स हैं हम में से और उन्होंने इस सेशन की क्लासेस नहीं ली और वो ये कहते हैं कि जी हम अपने पुराने लेक्चर्स पे ही रिलाई करेंगे, तो ठीक है, लेकिन आपने एक दफा नए सिलेबस को गो थ्रू जरूर करना। और वो मैं हाथ से सबको आइडिया हो ही जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो है वो ग्रेप वाइन हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि वो बातें जो है वो कभी कभी तो रूमर्स भी बल्कि फैल जाते हैं, ठीक है, लेकिन सही बातें भी बहुत अच्छे तरीके से टाइमली बेसिस पे पहुंच जाती हैं सबको, ठीक है। तो सिलेबस काफी हद तक मैनेजेबल हो चुका है, अगर मैं आपको बताऊं ना, कंपैरिजन अगर हम करें तो। और अगर किसी पुराने स्टूडेंट ने, किसी रिपीटर ने इस दफा की क्लासेस भी अटेंड की हैं तो उनको बहुत क्लियर कट एक आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कंपैरिजन करते हुए, ठीक है। अब सीमैक बीइंग एन अकाउंटिंग सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें एक चीज तो हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि हमारी प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब जिस तरह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आई एम श्योर उनके टीचर्स भी आपको कहते होंगे कि आप जितने ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल के अटेम्प्ट करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर तो हम ये बात कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछता है ना स्टूडेंट के, अच्छा जी अगर मैं सिर्फ पैक की बुक कर लूं और आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के सवालात कर लूं तो काफी है, तो मेरा जवाब ये होता है कि ये मिनिमम होना चाहिए आपका, ठीक है ना, स्काई इज द लिमिट। आपके पास टाइम और अगर बचता है इन दोनों चीजों को करने के बाद, तो यू शुड लुक फॉर अदर क्वेश्चंस एज वेल, यू शुड लुक फॉर अदर रिसोर्सेज एज वेल, जहां से आपको आई कैप के लेवल के क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है इसमें बहुत जरूरी होती है। और जिस तरह से आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि जनाब हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मतलब देयर इज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिनेरियोज जो कि वो टेस्ट कर सकता है। जिस तरह शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का जो हमारा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, उसके अंदर आप देखते हैं कि जी हर सवाल की का सिनेरियो डिफरेंट होता है, रिक्वायरमेंट एक ही होती है। रिक्वायरमेंट सीमैक में आपको एक ही नजर आती है कि आपने कॉस्ट पर यूनिट, बस कॉस्ट के बारे में काम करना है, आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब वो किस तरह से करनी है, किस सिनेरियो में क्या कैलकुलेशन होगी, वो आपके पास, आपको पता है कि वेरियस है। तो देयर आर सेवरल ऐसे टॉपिक्स जिनमें अगेन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, मैं जरा आप लोगों के साथ साथ क्वेश्चंस भी ले रही हूँ, ठीक है, देख रही हूँ। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, अगेन मैंने आपको बताया है, हाँ जी रिड्यूस हो गया, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इतना अंदाजा नहीं लगाया कि कितना % रिड्यूस हुआ है, बट कंसिडरेबल रिडक्शन आई है उसके अंदर। और ठीक है जनाब, तो प्रैक्टिस अगेन इट विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपका काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक और चीज जिसके बारे में मैं एग्जाम के मतलब सेशन में, अभी हम जरा सिलेबस के ऊपर आते हैं, ठीक है, उसकी आप टेंशन अभी ना लें, लेकिन एक और चीज जो मैं आपको जिसके बारे में मैं बड़ा एम्फसाइज करती हूँ, और वो है पैनिक मैनेजमेंट। आई एम नॉट श्योर इफ एनीवन ऑफ यू हैज एवर गिवन अ थॉट टू दिस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हैं और जब आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दो किस्मों के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स तो, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने तैयारी ही अब शुरू की है या करनी है उन्होंने, या उनका है कि जी हो जाएगा क्लियर, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, जो चाहते हैं कि एग्जाम क्लियर हो, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, जिन्होंने होम असाइनमेंट सबमिट कराए हैं, जिन्होंने टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, मिड टर्म्स अटेम्प्ट किए हैं, जिन्होंने आगे मॉक एग्जाम उनको अटेम्प्ट करने का उनका प्लान है। और फोकस ऑन द टर्म अटेम्प्ट, पास नहीं अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये मेरा है जो वाकई में मेहनत पुट इन कर रहे हैं, आपने अपने पैनिक को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अगेन एक ये मैं आपके दिमाग से बात निकाल रही हूँ कि सीमैक इज अ टफ सब्जेक्ट। इट्स नॉट अ टफ सब्जेक्ट, इट्स अ टफ सब्जेक्ट टू फॉर दोस्त जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं,
जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने बैक एंड पे मेहनत की है, वो क्यों नहीं पास होंगे? ठीक है, सीमैक के बारे में ICAP ने या किसी और ने ये बात तो नहीं की ना कि जी ये पास ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं पास हो सकता? लोग पास करते हैं। और क्या सिर्फ हाई अचीवर्स ही पास करते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होल्डर्स ही पास करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट ही पास करते हैं? नहीं, मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट भी पास कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, पहली बात तो ये इम्तियाज, आप बात कर रहे हैं ना कि जी प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिक्स किए हों और प्रॉपर कवर ना किया हो, तो बेटे उसमें तो मेरे ख्याल से अगर आप ये ICAP से सवाल पूछेंगे तो ठीक है जी अजीज, आप इजाजत चाह रहे हैं या आप यू कैन लीव द मीटिंग इफ यू डोंट वांट टू अटेंड इट। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आप मुझसे ये पूछे या ICAP से पूछे कि जी सिर्फ बेसिक रिवीजन किया है, तो बेटे ये तो अब मतलब ज्यादती है ना। ठीक है, तो कैसे इसको 16 तक कवर करें? आप देखें, इसके अंदर आपने ही मैनेज करना है, और मैनेज करने का तरीका क्या है? उसमें आपने अपने टाइम को जरा करें, आप नींदें थोड़ी सी अपनी कट करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कुछ चल रही है अभी भी, उनको भी जरा आपको कट करना पड़ेगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, कवर तो आपको करना पड़ेगा। बेसिक्स करके अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने बेसिक्स किए हैं तो उससे अगर पेपर पास हो जाए तो वो मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो डिग्री ऑफ टेस्टिंग है CMAC में वो थोड़ी मीडियम टू हार्ड लेवल की होती है। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, इसीलिए देखें CMAC आगे जाके आप पढ़ रहे हैं ना, दिस इज वन ऑफ दी मतलब एडवांस्ड सब्जेक्ट्स आप कह लें। ठीक है, कैफ लेवल के, राइट। तो इसमें तो ये बात फिर कहना ज्यादा होगी। अब इसको कैसे कवर करें उसको, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस जरूर दे सकती हूँ कि किस तरीके से आप रिवीजन करें, किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करें, उसके बारे में भी जरा बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मैं ये इसी बारे में अभी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, पैनिक मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दें कि CMAC मुश्किल सब्जेक्ट है। कुछ मुश्किल नहीं होता, आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इसीलिए ICAP ने जो है ना 51% लगा रखा है पासिंग मार्क। 100% आपको नहीं है अर्न करना है ना। उसको पता है कि हमारे बच्चे ने जितनी भी अच्छी तैयारी की हो तो थोड़ी सी गुंजाइश उसने रखी हुई है एरर्स की, तो 50% गुंजाइश है आपके पास एरर्स की, राइट। तो किसका क्या मतलब हुआ कि पास कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, पैनिक को कंट्रोल करेंगे। पैनिक के बारे में मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी क्लासमेट्स को देखा है, ये ज्यादातर खवातीन में प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो जनाब हौसला हार जाती हैं और नर्वस ब्रेकडाउन मैंने हुए हुए देखे हुए हैं। मुझे अपनी 2 क्लासमेट्स का याद है, दो बोथ ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स, राइट। मेल्स का मेरे ऑब्वियसली बात है, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था तो मुझे नहीं पता उनके बारे में कि उनकी कितना नर्वस ब्रेकडाउन होता है नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन खवातीन में तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, मैनेजमेंट का बड़ा मसला है। ठीक है, ठीक है जनाब, ठीक है इम्तियाज साहब, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो मैं इसके ऊपर भी आ जाती हूँ। ठीक है, तसल्ली रखें प्लीज। ठीक है जनाब, तो पैनिक के बारे में पहले ही हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं जनाब रिवीजन कैसे करें। इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि आपने टाइम टेबल्स, प्लीज इस बात को जरा ध्यान में रखें कि मैंने सबकी क्वेरीज को जो है वो अटेंड करना है, एंड देयर इज अ सर्टेन वे जिस तरह से मैं सेशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगी, तो प्लीज थोड़ा सा हौसला रखें। ठीक है, बिल्कुल जनाब, इस सिलेबस के ऊपर भी आते हैं। अब जरा पहले थोड़ा सा वो कर लेना कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों की रिविजन की, किस तरह से करें, उसके बाद फिर हम CMAC इस सिलेबस को जरा डिस्कस करते हैं, देख लेंगे। अब जरा टाइम टेबल्स के बारे में आते हैं। मैं ये अपना पर्सनल आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं टाइम टेबल्स जो हैं वो बनाती थी। अब टाइम टेबल्स जो है वो समझे कि 99.9% ऑफ द टाइम कभी भी अचीव नहीं होगा। टाइम टेबल से क्या मुराद है? जिस तरह क्लास में टाइम टेबल होता है, इतने से इतने बजे ये क्लास होगी, फिर ये ब्रेक होगा, फिर इतने से इतने बजे ये क्लास होगी, फिर ब्रेक होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब आपके पास पूरा दिन है, मैं आपको पर्सनल एक सजेशन अपना दूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पूरे दिन में आप एक सब्जेक्ट ना करें। ठीक है, ये अब मैंने एक क्वेरी को मैं अटेंड कर रही हूँ जो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हम रिविजन करें, पूरे दिन में किस तरह डिवाइड करें। तो इट्स बेटर कि आप 2 और 3 सब्जेक्ट्स, आइडियल तो मेरे ख्याल से 2 ही है, 2 कर लें, काफी वो भी काफी है। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है आपने खुद देख के करना है कि मैंने कौन से 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है कि अगर आप आज के दिन बैठते हैं ये एक्सरसाइज कर लें, आप जरा हिसाब लगा लें कितने दिन रह गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और मेरे पास नहीं 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 हसन,
हसन अवान साहब, मेरा मतलब ये नहीं है कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें, नहीं, मेरा मतलब ये कि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो आपने जनाब ये करना है कि फॉर एग्जांपल अब अगर 4 कौन कौन से हैं, FR1, FR2, CMAC एंड ऑडिट, ठीक है, चलें ये कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मंडे के दिन मैंने कहा कि अच्छा मैं ऑडिट और CMAC कर लेती हूँ, ठीक है। ट्यूसडे के दिन FAR1, FAR2, या मैं कर लेती हूँ चलो CMAC को ही कंटिन्यू कर लेती हूँ। ऑडिट इज समथिंग जो थ्योरेटिकल है, थोड़ा हमारा उसमें इतना बहुत ज्यादा मतलब कंटिन्यूटी की हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मंडे को मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऑडिट और CMAC करती हूँ। अब CMAC का जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ था फॉर एग्जाम्पल वो अचीव नहीं हो रहा, तो मैं अगले दिन क्या करूं, CMAC और FAR1, CMAC को मैंने थोड़ा कंटिन्यू किया, चैप्टर को थोड़ा कंक्लूड किया और मैं FAR1 पर आ गई। मेरा मतलब ये है कि 4 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं, लेकिन आपने ऐसे मैनेज करना है कि आप हाँ कर सकते हैं। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि CMAC के सब्जेक्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी हद तक आइडिया हो गया कि आपने किस तरह से जो है वो पढ़ना है, ठीक है। अब ये सिचुएशन होती है कि कुछ स्टूडेंट्स को होगा कि जनाब वो दिन में एक सब्जेक्ट ही मैनेज कर ले, मुश्किल से वो भी काफी है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो 4 सब्जेक्ट्स भी मैनेज कर लेते हैं। तो दिस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा सजेशन मैंने आपको बता दिया कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स से ज्यादा ना रखें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मैनेज भी नहीं होता, ठीक है। ठीक है, अब टाइम टेबल्स किस तरह बना रहे हैं, आपने देख लिया कि जी कितना टाइम रह गया और CMAC के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं रिवीजन के लिए। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आता है। अब देखें ये रिवीजन क्लास सेशन नहीं है, ये सिर्फ इसमें मैं आपको गाइड कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि अच्छा जी आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट टॉपिक्स तो आपके हो गए होंगे, CMAC की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। और अब जो है वो आप थोड़ा कंक्लूजन की तरफ से जा रहे होंगे, ठीक है, और मतलब एंड के चैप्टर जो मेजर चैप्टर्स हैं उनकी तरफ आप आगे होंगे। तो अब आपने देखना है कैसे जी कितने टॉपिक्स रह गए। आपको आपकी क्लासेस से आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाना है, कौन से टॉपिक पे कम टाइम लगाना है। जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। जो हमारे मीडियम टू इजी टाइप के टॉपिक्स हैं उन पे आपको कम टाइम लगेगा। ये मेरा तरीका होता था पढ़ाई करने का। तो मैं एक सजेशन आप लोगों को दे रही हूँ कि आप इस तरीके से डिविजन कर दें, ठीक है जी, बिल्कुल, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। CMAC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स भी हम देख लेंगे। अच्छा, अब देखें एक चीज ये है कि हमारे पास ना ज्यादा से ज्यादा अभी ICAP की ग्रिड अवेलेबल है, जिसको देख के हम, और मॉडल पेपर है जिसको देख के हम ये बात डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क का सवाल आएगा। अभी जब हमारे पास पेपर्स और इस सिलेबस के जमा होंगे तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या ट्रेंड बनेगा, ठीक है। तो टाइम टेबल की बात सबको समझ आ गई। 2 से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो रखें, टारगेट्स अपने सेट करें कि वीक के एंड तक जी हमने CMAC के ये टॉपिक्स कर लेने हैं। नहीं अटेम्प्ट होंगे कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अपना टाइम टेबल रिवाइज कर दें, ठीक है। और वो मैं आपको बता रही हूँ टाइम टेबल से आपको एक आइडिया देंगे कि आप कितने पानी में खड़े हैं, ठीक है। पानी में तो हम खड़े रहते ही हैं सारा टाइम, सही है, हम पानी में खड़े डेफिनेटली रहेंगे और उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है अगेन। अच्छा जी, बिल्कुल एग्जामिनर टॉपिक्स को मिक्स करता है, ठीक है, इसमें कोई वो जो है वो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सही है जनाब। प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल वो मिक्स कर सकता है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है जनाब, ये हम देख लेते हैं, सही है। तो अब हमने थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर ली इसकी। अब जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा आप लोगों को जो ICAP का ग्रिड है हम वो जरा खोल लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और चलें जी, मैं अपना जरा रखती हूँ अपने सामने, मैं रखती हूँ ये जो आपके जो नई आपकी स्टडी टेक्स्ट है उसको मैं अपने सामने रखती हूँ। और सबसे पहला जो हम डिस्कशन करेंगे वो यही करेंगे कि आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये, नो स्किम्ड स्टडीज एट ऑल। आपने कोई भी ये नहीं करना कि जी मैं ये चैप्टर जो है वो स्किप कर देता हूँ या स्किप कर देती हूँ, टाइम नहीं है। देखिए टाइम आपने मैनेज करना है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट मेरे से अगर आप इस उम्मीद पे अगर आप सेशन ले रहे हैं कि जो है वो आप मैं आपको बताऊंगी कि जैसा जी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट, मैं इस तरह का रिस्क ज्ञान नहीं लेती, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ICAP देखे थोड़ा सा ना अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अब उसने भी आप अगर नोटिस करेंगे तो जो ग्रेड देता है ना
उसमें वो रेंज बताता है, ठीक है। वो उसने हर एक टॉपिक के बारे में नहीं बताया होता कि इतने इतने मार्क्स का आएगा। उसने एक कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स के बारे में कहा होगा कि इस कैटेगरी में से इतनी टेस्टिंग होगी, ठीक है। एक आपके पास एक कह सकते हैं कि अगर तो ये हमारे पास सिलेबस चेंज ना होता तो हम पास्ट पेपर एनालिसिस पे थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब उसके बारे में भी हम गारंटी नहीं दे सकते, सही है। और इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने पर्सनली इस बात पे सफर किया है फाइनल लेवल पे, फाइनल एग्जाम्स के अंदर, कि उसमें ऑब्वियसली बात है टीचर्स बताते हैं इस तरह के टॉपिक्स, और मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत करते हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस, मैं कहती हूँ कि मैं इन एक्सपीरियंस इन दिस सिनेरियो, ठीक है। और मैं इसमें हमेशा मैं हाजिर, मैं अगर 50 साल भी आगे इंशाल्लाह, वैसे अल्लाह खैर ही करे, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं अगले 50 साल के बाद भी अगर टीचिंग कर रही होंगी तो सीमैक पढ़ा रही होंगी, तो उसमें मैं उस टाइम भी कहूंगी कि जी आई एम नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क, क्योंकि मैंने खुद उसमें जो है वो सफर किया हुआ है। हमारे बड़े अच्छे टीचर थे, उन्होंने हमें टॉपिक्स जो है लॉ के टॉपिक्स जो है, वो मेरे लॉ के टीचर थे, वो यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने बता दिए थे, हमने उन्हीं को पक्का कर लिया, हमने सारे छोटे सेक्शंस जो हैं वो लॉ के छोड़ दिए, ठीक है, कि बस इन्हीं को पक्का कर लेते हैं, पास हो जाएगा पेपर। और अनफॉर्चुनेटली आई कैप ने छोटे सेक्शंस में से टेस्ट किया। तो मैं बहरहाल इस बारे में कमेंट बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ कि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप अच्छा, पहली बात तो ये कि जो आप लोग क्योंकि पैक से बिलोंग नहीं करते, आप लोगों ने बाकी टीचर्स से क्लासेस ली होंगी, तो मुझे ये सवाल बड़ा आता है कि ऑर्डर क्या रखें रिवीजन करने का, ठीक है। टॉपिक्स आपने सारे करने हैं, बेहतरीन ऑर्डर वही होता है जिस तरह से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, नॉर्मली जो हमारा ऑर्डर जाता है तो उसके अंदर हम ऑर्डर ये फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या ऑर्डर फॉलो होता है हमारा, मैं अगर आपको अपना ऑर्डर बताऊं तो वो कुछ यूं है कि आप किस तरह से रिवीजन स्टार्ट करें, फिर उसमें मैं आपको मीडियम, डिफिकल्ट और इजी, इजी तो खैर कोई भी मेरे ख्याल से नहीं है सिवाय अपना मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को शायद मैं इजी क्लासिफाई कर लूं, ठीक है। तो हम लोग का जो तरीका कार है वो कुछ यूं है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओवरहेड्स, ठीक है, लेबर कॉस्टिंग, ये इसी ऑर्डर में 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट फंड प्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके अंदर हम एंट्रीज वगैरह पढ़ते हैं, दूसरे में हम इंटीग्रेटेड और जो सिस्टम्स हैं इंटरलॉकिंग उनको पढ़ते हैं। तो कॉस्ट फंड प्रोडक्शन को चलें आप नंबर 5 पे कर लें, एंट्रीज आपको आनी चाहिए ऑब्वियसली बात है पूरे कॉस्ट साइकिल की, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है, 6 हो गया। फिर उसके बाद जनाब आप इसको कर लें, 7 हो गया, 8 और 9, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट ये साथ साथ ही करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने साथ साथ ही करने हैं क्योंकि इसमें जो नॉलेज है वो सेम है। इसी तरह से जो हमारा ब्रेक इवन है, यानी कि ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है, ये भी आप इसी ऑर्डर में करेंगे, और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये भी आपने इकट्ठे करने। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस ब्रेक इवन, रेलेवेंट कॉस्ट की हैं वही जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में भी फॉलो हो रही है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और वेरिएंस एनालिसिस है ये भी हम इकट्ठा ही करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस के अंदर भी वही स्टैंडर्ड रेट्स और ये सारे स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्वांटिटी एक्सेट्रा, ये हमारा फॉलो हो रहा होता है। और फिर उसके बाद जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग कदरे आसान हमारा है चैप्टर। आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये इजी है। अब जरा हम उस पे आ जाते हैं कि किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगना चाहिए, किस टॉपिक को ज्यादा आपने फोकस करना है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक मेरे पास प्रोसेस कॉस्टिंग, it should be time consuming, it should have it is very practice intensive, ठीक है ना। Similarly variance analysis, इसमें हमने देखा स्पेशली जो रिवर्स वर्किंग वाले होते हैं सवालात, ठीक है ना, वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं। जो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं उसमें इतना टाइम लगता भी नहीं है, ठीक है, जिसमें आपने सिंपली डेटा पिक करके फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो रिवर्स वर्किंग वाले होते हैं, जो क्या है कि आपका कह सकते हैं कि जनाब वो फेवरेट है एक उसका एलिमेंट, ठीक है ना, वेरिएंस एनालिसिस का, कि वो आपको फॉर एग्जांपल वेरिएंसेस दे देता है और वो आपको कहता है कि अच्छा जी वर्कआउट करें एक्चुअल आवर्स, वर्कआउट करें एक्चुअल क्वांटिटी परचेस, ठीक है, आप लोगों ने किए होंगे ऐसे सवाल, ठीक है। और हम सब का फेवरेट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स और रेलेवेंट कॉस्टिंग, ठीक है।
अगर मैं इस पूरे सिलेबस को देखूं तो ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं, ब्रेक इवन भी कर लें चलें, ब्रेक इवन बेसिकली इन तीनों को ना हम एक करके पढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो तीनों है हमारे सीवीपी एनालिसिस यानी कि ब्रेक इवन, रेलेवेंट कॉस्ट और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, तो इन तीनों को मैं एक चैप्टर क्लब करके ही नॉर्मली, क्योंकि पैक की बुक में भी उसको एक चैप्टर करके ही बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे सिलेबस को देखूं तो बाकी टॉपिक्स में भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस आप लोगों की एडिक्वेट होनी चाहिए, लेकिन बाकी चैप्टर्स के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही आते हैं, ठीक है। उसमें एक ही तरीका कार होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोई सिनेरियोज हमें नजर आते हैं जितना हमारे पास क्वेश्चन का बैंक है, ठीक है। अब हम जरा मीडियम उसके लेवल के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगेन मीडियम टू इजी कह सकते हैं, कुछ लोगों को आसान लगते हैं। ओवरहेड्स को मैं इजी में क्लासिफाई करूंगी, ओवरहेड्स में इतना कोई मसले वाली बात ही नहीं है, सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वर्कआउट करना है या उनको जो है वो डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये हमारा इजी हो गया। लेबर कॉस्टिंग भी मैं मीडियम में लेकर आती हूँ कि कुछ बच्चों को हो सकता है वो लर्निंग का वाला एलिमेंट जो है जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो मुश्किल लगे। जो उसका पहला पार्ट है लेबर कॉस्टिंग का, जिसमें हम बेसिक लेबर कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता। उसमें सिंपल आपने जो है वो चीजों को अप्लाई करना है, बोनस की कैलकुलेशन हो गई, बेसिक वेज हो गया, टोटल वेजेस पर वीक या पर एम्प्लॉय की कैलकुलेशन, ये सारी चीजें उसमें आती है। मेन चीज उसमें लर्निंग कर्व वाला है, ठीक है। और लर्निंग कर्व कभी कभार अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन अगेन वेरी इजी, ये ज्यादातर थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ चीजें थ्योरेटिकल भी हैं इन द सेंस कि वो आपसे एंट्रीज जनरल मांग सकता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हो गए, इंटरलॉकिंग सिस्टम हो गया, फुल्ली इंटरलॉकिंग सिस्टम हो गया, इनके फीचर्स हो गए, फिर इनके अंडर रहते हुए जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो हो गया। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग अगेन इजी है, ठीक है ना, अगेन आसान है, उस पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग में मैं मीडियम कहूंगी क्योंकि इसमें भी अगेन थोड़े से टेक्निकल सिनेरियोज आ जाते हैं, इसमें भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगेन इजी, उसमें रिकॉन्स बनाना और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बस एक ही मेजर कॉन्सेप्ट है, वो ही आपने कवर कर लिया कि जी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं होने, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब होने हैं, ठीक है। तो ये आपका काम खत्म हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन, सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैं देखूं तो वो मीडियम है, इजी भी कह सकते हैं उसको। टारगेट कॉस्टिंग भी हमारा मीडियम है। तो मैंने पूरा जो है वो जो भी आपका ये सिलेबस है इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ये आप लोगों का मेरे हाल से एक कॉमन क्वेश्चन था कि कौन से टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दें, कौन से टॉपिक्स को कम टाइम दें, तो ये मैंने मीडियम, इजी और हार्ड में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, सर काइंडली अगर अनम्यूट का ऑप्शन दे दें, चैट बॉक्स भले अभी मतलब इनेबल ना करें, अनम्यूट होने का अगर ऑप्शन दे दें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी जनाब। मैम ये इस तरह है कि अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो एंट्रीज टेस्ट किए हैं, इंक्लूड किए हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल की, एडवर्स की, वो टेस्टेबल हो सकती है क्या? आई कैप ने इंक्लूड किए हैं तो एग्जामिनेबल ही है ना। देखिए आई कैप ने ये बात बोली हुई है कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं टेस्ट होगा, ठीक है, जो चीजें इंक्लूडेड है वही टेस्ट होनी है, तो आपने तैयारी रखनी है। और उसमें मुश्किल क्या है भला ये बता दें मुझे, जो एंट्रीज हैं उसमें मुश्किल क्या है? हाँ, फेवरेबल क्रेडिट और एडवर्स डेबिट। बिल्कुल बिल्कुल, एडवर्स सारे एडवर्स वेरिएंसेस डेबिट होने, सारे फेवरेबल वेरिएंसेस क्रेडिट होने इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, और फिर जब वो क्लोज होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी लाइकवाइज। यस मैम। एंड सेकंडली मैम, शॉर्ट टर्म डिसीजन में मुझे समझ नहीं आती कि हाउ डू आई स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब उसका सिनेरियो पढ़ के जो अब उसके बारे में अब जरा स्पेसिफिक, अब मैं ना स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में जो आप लोगों की स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, अच्छा मुझे ये बता दें जरा, किसी को अगर इसमें कोई अभी भी क्वेरी बाकी है कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाएं, कौन से टॉपिक पे कम टाइम लगाएं। अभी हमने मार्क्स वगैरह की बात नहीं की, इतनी बात सबको समझ आ गई। मैंने ऑर्डर आप लोगों को बता दिया। देखें मैंने ऑर्डर इस तरह से नहीं रखा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि हार्ड टॉपिक्स पहले कर लें
और इजी टॉपिक्स बाद में कर लें या मीडियम टॉपिक्स बाद में कर लें, ठीक है। अब उसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है, और वो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आपने फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स रिवाइज नहीं किया। अब ओवरहेड्स पड़े हुए आपको 2-3 महीने हो चुके हैं, ओवरहेड्स तो हमने बिल्कुल शुरू में किया था, है ना। या हम किसी रिपीटर की बात करें तो जनाब 6 महीने पहले ओवरहेड्स किया था, उसके बाद ओवरहेड्स का चैप्टर खोल के भी नहीं देखा। अब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से कि भाई बड़ा टफ टॉपिक है, इसमें सिनेरियोज बड़े हैं, इसमें प्रैक्टिस, इसमें वैसे भी जिस तरह पैक बुक है, पैक बुक में बेइंतहा उसमें क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल, राइट। अब उन्होंने शॉर्ट टर्म, प्लीज लेट मी स्पीक, मैं जब आपको अलाउ करूं फिर आपने, तो अब जो है वो उन्होंने ये कर लिया कि जी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, अब उसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का कोई कॉन्सेप्ट आ गया और वो याद ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये, क्योंकि आपने टॉपिक्स की कवरेज 100% टारगेट करनी है, ऑर्डर यही रखें। बस ये मैंने आपको बता दिया है कि किस टॉपिक में ज्यादा टाइम लगेगा, किस टॉपिक पे कम टाइम लगाना है, किस टॉपिक में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हार्ड टॉपिक्स को हमारे कितने 4 ही हैं अगर मैं उसको देखूं, प्रोसेस कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के 3 पोर्शंस है, जिसमें ऑब्वियसली बात है सिमिलैरिटीज हैं, राइट। तो वो जो है इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस बेइंतहा करनी है। प्रैक्टिस के लिए जो पैक के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि आईकैप की स्टडी टेक्स्ट आप लोगों के लिए ही बनी है, उसको खुदारा खोल के देख लें, ठीक है। उसको खुदारा खोल के देख लें, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वो आप लोगों के लिए ही बनी है, ठीक है। पैक की बुक में काफी हद तक आईकैप के क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाती है। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि एटलीस्ट आईकैप स्टडी टेक्स्ट तो आपने पक्का करना ही है, एटलीस्ट पैक की हैंडबुक या जिस भी इंस्टीट्यूट से आप क्लासेस ले रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट की जो आपकी हैंडबुक होती है उसमें बेसिकली क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक होता है वो आपने एटलीस्ट इन 2 किताबों को तो कंप्लीट करना ही करना है। फिर उसके बाद बारी आती है कि अच्छा जी अगर आपके पास तो कोई टाइम बचता है, जो कि नहीं बचता नॉर्मली, फिर उसके बाद आप जिस तरह मुख्तलिफ हमारे पास कॉस्टिंग की किताबें हैं, इंडियन ऑथर्स की हैं, कॉलन ड्रूरी हो गया, मैथ्स एंड उजरी हो गया, मैं इन दोनों को ही रेफर करती हूँ। लेकिन उसमें मसला फिर ये आएगा कि वो आईकैप के सिलेबस के हिसाब से नहीं बनी हुई, फिर आपने स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को और उन कॉन्सेप्ट्स को उधर से पिक करना है जो कि वहां पे हमारे आईकैप के सिलेबस से मैच करते हैं, और बाकी चीजों को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अगर माइक, अगर चैट बॉक्स अगर आप 2 मिनट के लिए इनेबल कर दें, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेरी सबका रिजॉल्व हो गया कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें, कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा कम ध्यान दें, किस तरीके से हम टॉपिक्स को स्टार्ट करें, ये बात सबको समझ आ गई। फिर मैं एक एक करके आप लोगों की बाकी क्वेरीज को भी एड्रेस कर देती हूँ। क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई मसला? हसन, चले हसन आपका हो गया क्लियर, चलें जबरदस्त, ठीक है। हाँ मैं डिसेबल ही करने लगी हूँ अभी, बस मैं ये आप लोगों से करके मैं डिसेबल करवा दूंगी, ठीक है। चलें जी जबरदस्त। अब इसके अलावा अब सवाल कहाँ से शुरू करें, ठीक है। अब जरा मैं वापस से अपने इस पे आती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, अब हम सीमैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने टॉपिक्स का ऑर्डर और टॉपिक्स की प्रैक्टिस रेफरेंस ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कि जी कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाना है, कौन से टॉपिक पे कम टाइम लगाना है। अब दूसरा सवाल आ जाता है, और वो दूसरा सवाल ये है हाउ टू अटेम्प्ट सीमैक क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना जी। डिसेबल कर दीजिए चैट बॉक्स प्लीज, ठीक है। सबसे पहला फिर टाइम मैनेजमेंट पे भी आते हैं, ठीक है। पहले तो ये करें ना कि सवाल स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहला काम जो कि आपने बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट में, ये आपका जो गाइडेंस है ना ये एप्लीकेबल है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सीमैक के लिए नहीं है। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। आई एम श्योर आप लोगों के टीचर्स भी यही काम करते हैं, ठीक है। जैसा सीमैक में मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि हम कभी कभार सवाल पूरा पढ़ते ही नहीं है, बस पहली लाइन पढ़ी ज्यादा से ज्यादा और सबसे पहले आगे रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट विल सेट द टोन ऑफ योर वर्किंग ऑफ योर सोल्यूशन। आपको पता होगा कि भाई इस सवाल में पूछा क्या गया है, तो तभी आप उसको उस टॉपिक के हिसाब से वर्कआउट करेंगे ना, उस टॉपिक उस हिसाब से आप रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, दिमाग आपका उस टाइम चलेगा, तो फिर ही आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज पे मुश्किल हो जाएगा, है ना।
तो पूरा डेटा रीड करके फिर रिक्वायरमेंट पर आने से बेहतर है कि पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर आप ये डिटर्मिन करेंगे ये रिक्वायरमेंट कौन से टॉपिक से रिलेट करती है। ये मैं एक आपको एडवाइस दे रही हूँ फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं एज अ स्टूडेंट जो है ऑब्वियसली बात है मैं यही काम करूंगी ना कि मैं पहले रिक्वायरमेंट रीड करके फिर मैं पहले जज करूंगी कि भाई कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। अच्छा ये सवाल जो है ना वो वेरियंस, इसमें वेरियंसेस मांगे गए हैं, इसमें ये पूछा गया कि शुड द कॉन्ट्रैक्ट बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो ये वाली चीजें अब आपको पता है ना, मैंने आपसे पूछा कि अच्छा जी रिक्वायरमेंट है शुड द कॉन्ट्रैक्ट बी एक्सेप्टेड और नॉट, ये कौन से टॉपिक से रिलेट करा है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, रेलेवेंट कॉस्ट, है ना, क्लियर है ना बात। शुड द कंपनी डिसकंटिन्यू दिस प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है ना, ये भी डिसीजन मेकिंग टेक्निक से रिलेटेड है। मैं आपसे पूछूं जी रीऑर्डर लेवल क्या होगा, या कैलकुलेट डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स, आप कहेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेट करता है ये। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स शुड वी प्लेस द ऑर्डर फॉर एवरी टाइम, अगेन ईओक्यू, है ना। तो रिक्वायरमेंट पढ़ के आप लोगों को टॉपिक का आइडिया हो जाएगा और फिर आप उसी हिसाब से जब डेटा रीड करेंगे, सिनेरियो रीड करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हुए क्या करना है, अच्छा दूसरी बात ये, आप लोगों को इतना आइडिया हो जाना चाहिए अब तक कि सॉल्यूशन या सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका मोर और लेस सेम होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी हम सॉल्यूशन में कोई नई चीज कर रहे हैं, कभी कोई दूसरी नई चीज कर रहे हैं। आपको जो तरीकाकार बताया गया, आपको पता है कि जनाब रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये 2 चीजें चाहिए, इन 2 चीजों को वर्कआउट करने के ये फॉर्मूलाज हैं, उसके लिए हमें ये डेटा चाहिए। एक ही तरीका है करने का, सही है ना, एक ही तरीका है करने का। प्रोसेस कॉस्टिंग है, स्टेट वही चीजें आपको पता है कि जी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होता है, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होता है, ठीक है ना, और उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाते हैं। तो 99% क्वेश्चन के अंदर अगर आप सोल्यूशन का तरीका देखेंगे, वर्किंग्स देखेंगे तो वो सिमिलर होंगी, है ना। वेरिएंसेस में आपको पता है फॉर्मूलाज हैं, यही इस्तेमाल होने वर्किंग्स के अंदर, ठीक है। अल्लाह का नाम लेके शुरू तो करें, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला पॉइंट इससे मिलता जुलता, नहीं समझ आ रही, अव्वल तो जितना मैंने आप लोगों को टिप्स दिए हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप कोई सवाल स्टार्ट ही ना कर सकें। आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई सवाल नहीं आ रहा उसको शुरू कैसे करें। देखिए आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना, आपका 50% काम वहीं पे हो गया, आपको पता लग गया कौन से टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो उस टॉपिक में जो चीजें आपने पढ़ी हुई है वो अप्लाई कर दें बस, ठीक है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, कुछ ना कुछ जरूर करते रहें उस टॉपिक से रिलेटेड। एटलीस्ट 0 मार्क्स से बेहतर है 2-4 मार्क्स मिल जाएंगे, 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 1 मार्क डिसाइड्स बिटवीन अ पास एंड अ फेल। तो सीमैक के अंदर अगेन और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट आपने पहले पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आई होप, ठीक है। टॉपिक ऑर्डर कर लिया, प्रैक्टिस प्रेफरेंस कर ली, हाउ टू अटेम्प्ट सीमैक क्वेश्चंस कर लिया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर जनरल और चीजें हम जरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। एक सवाल ये था कि जनाब अगर हमने जैसे उन साहब ने प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस के जो है वो कह रहे थे कि हमने बेसिक्स किए हैं, मैंने बेसिक्स कर लिए हैं, एडवांस में नहीं किया, तो अब कैसे मैनेज करूं। बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ऑब्वियसली बात है हर सब्जेक्ट को आपने इकट्ठा लेकर चलना है, एक साथ लेकर चलना है। कुछ सब्जेक्ट्स आपको आसान भी लग रहे होंगे, कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लग रहे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स पे जो है आपको पता है कि जी कम टाइम लगना है, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा, न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट ज्यादा है, तो मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। अब इसमें तो कोई मेरे पास एटलीस्ट कोई ऐसी टिप या ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि बस ये चीजें कर लें और पास हो जाएगा, ठीक है। आई कैप इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आप पास पेपर के पैटर्न पे भी कुछ चीज ना करें तो बेहतर है, ठीक है। टाइम टेबल्स बना के मैनेज करें, थोड़ा सा अपना टाइम निकालें इधर उधर से, और दैट्स इट, हो जाएगा इंशाल्लाह फिर, ठीक है। सर काइंडली जरा चैट बॉक्स इनेबल कर दें फिर से, और जरा बताइए अब अगर आप लोगों की कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो वो जरा देख लेती हूँ मैं, ठीक है जनाब। अच्छा किसी भी जी बिल्कुल इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। अच्छा अब मैं आपको जरा बताती हूँ, अजम्पशन लेके जिन जिन सिनेरियोस के अंदर अजम्पशंस चल सकती हैं, जिससे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम उसकी बात करते हैं वेरिएंस एनालिसिस की बात करते हैं,
तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कैन आइदर बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट और इट कैन बी वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। क्या आपने कुछ जगहों पे कुछ नहीं मेंशन हुआ हुआ तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पे किया हुआ है, कुछ जगहों पे एक्चुअल पे किया हुआ है, तो बेहतर है वहां पे नोट टू द एग्जामिनर लिख दें कि क्योंकि कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ इसलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे एक से ज्यादा सिचुएशंस हैं वहां पे आपको टीचर्स ने बताया हुआ है कि भाई देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ मेंशन ना हुआ हो तो फिर नोट टू द एग्जामिनर लिख के अजम्पशन दे के आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अपनी तरफ से पूरा पेपर जो है अजम्पशन के बेसिस पे ना दे, वरना फिर एग्जामिनर भी आपको फिर अजम्पशन के बेसिस पे पास करेगा, ठीक है। तो जहां पे जायज अजम्पशंस हैं वहां पे तो ले सकते हैं ना। अच्छा, इंडियन ऑथर्स की किताबें मैं एटलीस्ट फॉलो नहीं करती। कॉलन ड्रूरी और मैजन उजरी मैंने एज अ स्टूडेंट बड़ा रेफर किया था फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। आसान है, उसमें बड़े आसान क्वेश्चंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने उसका मटेरियल बड़ा जो है वो रेफर किया था। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस बेटे मैं करा चुकी हूँ अब आप लोगों को कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा मीडियम लेवल का है। इंपॉर्टेंस भी समझ लें, हार्ड भी समझ लें, वही एक चीज है उसके बारे में और मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, अब मैं वो भी बता देती हूँ, जरा क्वेश्चन के बारे में आते हैं। सिलेबस चेंज को हसन जिन्होंने ये पूछा है कि उन्होंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया और टेक्स्ट बुक को भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो अभी बिकॉज ऑफ सिलेबस चेंज मुझे पास पेपर्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो बेटे पास पेपर्स आपको देखने ही देखने हैं, हमने भी पास पेपर सॉल्व करवाए हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं 4 टॉपिक्स के पास पेपर जो कि आप सिलेबस में है। अब बजटिंग का कोई सवाल आ जाता है तो आप बजटिंग का सवाल सॉल्व करने ना बैठ जाएं। पास पेपर आपने एक उठाया, उसमें बजटिंग वो क्योंकि पुराने सिलेबस से रिलेट करता है, उसमें बजटिंग का है, बजटिंग का ना अटेम्प्ट करें। तो सिलेबस आपको पता है ना कि क्या है अब। अच्छा, एग्जाम से 1 डे पहले कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अहमद रजा, मैं आपके सामने स्क्रीन ले आऊंगी, आप वहां से प्लीज कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। हसन, एक सेकेंड जनाब, मैं आपको अनम्यूट करवाती हूँ। एग्जाम से एक दिन पहले स्टेप्स की असम्पशन नहीं, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसकी असम्पशन आप ना लेना, मतलब फिर तो इसका मतलब है आपको आ ही नहीं रहा ना, ठीक है। अब आगे गुजरने के लिए मैं कहती हूँ चले अजम्पशन ना लिखें, नोट टू द एग्जामिनर ना लिखें, बस कुछ ना कुछ करके आगे मूव ऑन कर ले, ठीक है ना। मतलब फिर वो गलत ही होगा ना, अगर आपने अजम्पशन लिख दी तो वो करेक्ट नहीं उसको मार्क करेगा अगर वो अजम्पशन ही गलत हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको एक चीज नहीं आ रही, आपने कहा चलो मैं अजम्पशन लिख के ना आगे सॉल्व कर देता हूँ, तो आप भले 10 नोट टू द एग्जामिनर्स लिख दें कि इसमें मैंने ये अज्यूम किया, इसमें ये अज्यूम किया, भाई वो गलत ही था, वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो यू वोंट बी गेटिंग एनी मार्क्स फॉर इट। आप बगैर कुछ लिखे बस कर दें सॉल्व, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है सच। अच्छा वकार बेटे, हम किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए जमा नहीं हुए, ठीक है। वो काइंडली आप अपने टीचर्स या क्लासमेट से ये क्वेरीज पूछें। ये क्वेरी डिस्कशन उस तरह की नहीं है कि मैं टॉपिक की जो है वो क्वेरीज रिजॉल्व कराऊं, ठीक है। ये हमारा एग्जाम सेशन है जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हम पढ़ें किस तरह से, कौन सा टॉपिक ज्यादा जरूरी है, हार्ड है, ज्यादा उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन से टॉपिक में कम टाइम लगाएं। जी काइंडली हसन अवान को अनम्यूट कर दें प्लीज। जी आमना। अच्छा, 1 डे रिवीजन बिफोर एग्जाम। अब देखें आप लोगों में से कितने लोग रिवीजन की मतलब 1 पेजर बनाते हैं, कुछ आइडिया है उसका। जिस तरह फॉर एग्जांपल सारे उस पर फॉर्मूलाज लिख लिए, ठीक है ना, बनाते हैं ना कि जी हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स एग्जैक्टली, ठीक है। जिस तरह वेरिएंस एनालिसिस मैंने किया, तो वेरिएंस एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा मैं एक दिन पहले क्या रिविजन कर सकती हूँ, ठीक है, क्या रिविजन कर सकती हूँ, फॉर्मूलाज एक दफा रिवाइज कर लिए, ठीक है, स्टिकी नोट्स कह लें उनको व्हाटसोएवर, ठीक है, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। अच्छा जी, फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं रैंडम बेसिस पे इक्का दुक्का सवाल या पिछले जो है 1-2 अटेम्प्ट्स पुराना क्वेश्चन उठा के देख लूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ऐसा कोई फॉर्मूलाज तो नहीं है ना। ब्रेक इवन के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। आखिरी दिन पे आपने ज्यादा नहीं छोड़ना,
बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर आप ये कहेंगे ना कि चलो मैं आखिरी दिन जो है ना सीमैक से एक दिन पहले सारा कुछ रिवाइज कर लूंगी। सारा कुछ तो आप रिवाइज कर ही नहीं सकते ना एक दिन में, ठीक है ना। उल्टा ये होता है कि आपको ये लग रहा होता है अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया आखिरी दिन तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी चीजें सारी दिमाग से निकल रही है, ठीक है। तो अगेन उसमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, पैनिक मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब जरा मेरा जो टारगेट था ना डिस्कशन का उसके ऊपर जरा मैं आ जाती हूँ। टाइम मैनेजमेंट इन पेपर, है ना, ये बहुत जरूरी है। एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया रिवीजन के टाइम पे, एक टाइम मैनेजमेंट हो गया ड्यूरिंग पेपर, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट जब हम कर रहे होते हैं कितने होते हैं सबको पता है, 1.8 मिनट पर मार्क। अब मेरी बात और से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 मार्क्स का एक सवाल है या 10 मार्क्स कर देते हैं, आसानी रहेगी, है ना। 10 मार्क्स का सवाल है तो उस पे मैक्सिमम कितने बनते हैं, 18 मिनट्स बनते हैं। अब दो सिनेरियोज हैं, या तो वो सवाल आपको अच्छे तरीके से आ रहा है या अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, है ना, यही दोनों चीजें। खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। 18 मिनट उसको टाइम देना है उसको, ठीक है। जब 18 में से 10 मिनट भी गुजर जाएंगे ना, या 5 मिनट भी गुजर जाएंगे या 6 मिनट भी गुजर जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि सवाल मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता लग गया कि सवाल नहीं आ रहा, ठीक है। 10 मिनट हो गए और आप बस अभी स्टार्ट भी नहीं कर पाए या आपने बहुत अब स्टम्प हो गए। क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ें, जगह छोड़ें उसकी एंड मूव ऑन, ठीक है। और फिर जब टाइम बचेगा तो वापस उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट गुजर गए और आपको मतलब मेजोरिटी टाइम गुजर गया ना, आधा से ज्यादा टाइम गुजर गया, उसके ऊपर 10 मिनट गुजर गए उस सवाल के ऊपर और आपको लग रहा है कि आराम से हो जाएगा सवाल, ठीक है। 18 मिनट भी हो गए, ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपको लग रहा है कि टूवर्ड्स कंप्लीशन जा रहा है और हम 1 या 2 मिनट और लगा के ना इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप रिस्क ले लें और उस सवाल को मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो एक सिनेरियो तो ये है, आपने उस सवाल को 5 से, अगर 18 मिनट का वो सवाल बनता है तो आपने उसको 5 से 6 मिनट जरूर देने हैं मिनिमम, ट्राई जरूर करना है। और अगर हो रहा है कि मुझसे आगे नहीं प्रोसीड किया जा रहा, जगह छोड़ें उसकी और अगले सवाल के ऊपर आ जाए और अगर टाइम मिले तो वापस उस क्वेश्चन पर आ जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि जी टाइम खत्म हो गया है लेकिन ये सवाल मैनेजेबल है, मुझसे हो जाएगा अगर मैं 3-4 मिनट और लगाऊं, तो प्लीज टेक द रिस्क एंड कंप्लीट द क्वेश्चन एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, फिर जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं ना तो उनका टाइम फिर एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। वो एक्स्ट्रा हो गई, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही, मगर मैम अगर ऐसे क्वेश्चन के लिए जो जगह छोड़ी वो एक्स्ट्रा हो गई, अगर दोबारा सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व कर लें, मतलब फ्रेश पेज पे सॉल्व कर लें, यही एक बात बनती है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ आ गई। तो क्वेश्चंस में टाइम मैनेजमेंट, अच्छा आपने घड़ी बार बार देखते रहनी है, ठीक है, ये तो जनरल टिप है, आपने देखते रहना है, टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा सीमैक के पेपर इसीलिए क्लियर नहीं होते क्योंकि पेपर सारा अटेम्प्ट नहीं किया था, 2 सवाल छूट गए, 3 सवाल छूट गए, तो भाई क्यों छूटे, आप उनको उनका प्रॉपर अलॉटेड टाइम दें और अगर नहीं हो रहा तो छोड़ के आगे जाएं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जो है वो सवालात में आपके प्रॉब्लम आए पेपर अटेम्प्ट करने में, ठीक है। अच्छा हसन, फिर इसको जरा एंड में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जरा जनरल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस ही जरा करें, सी मैक से जनरल सी मैक के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। बाकी जो कुछ चीजें वो वही हैं कि जनाब आपने न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज, और इसमें मेरा ये कहना होता है कि न्यू पार्ट भी आप न्यू पेज से करें, ठीक है। न्यू पार्ट भी आप न्यू पेज से करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपने मुकम्मल कर लिया, जगह पेज खाली छोड़ दें, ठीक है, और अगले पेज पर आ जाएं पार्ट बी के लिए, ठीक है। न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज, वही ब्लैक पेन यूज करें, शो ऑल वर्किंग्स, रेलेवेंट जितनी भी वर्किंग्स हैं सब शो करें, स्पेशली वो वाली जिनके अंदर आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए इस वर्किंग्स के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। नहीं, वर्किंग पे मार्क क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना होता। आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल
ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा कॉलम के अंदर और यहाँ पे अपना काम करें। मेन आंसर आपका पहला हो तो आइडियल है, फिर आप वर्किंग इसकी हेडिंग डालें नीचे से, उसके लिए तो नया पेज की जरूरत भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब है कोई मसला नहीं। ठीक है, बाकी ब्लैक पेन यूज करें, ये तो जनरल सारी टिप्स है। हाँ जी, और एक दिन पहले मैंने बता दिया कि क्या हमारे पास रिवीजन का होता है, स्टिकी नोट्स हैं, समरीज हैं, वो आप जरा देख लें। और ठीक है जनाब, ग्रेड पे जरा 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा आपके सामने ओपन करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा अच्छा वो वाला, ओके ओके ठीक है, वो मैं आपके सामने भी खोलती हूँ। ये रहा जनाब। जी बिल्कुल, टाइम वैसे अप हो गया, लेकिन अगर आपकी क्वेरीज मुकम्मल नहीं हुई हैं तो आई कैन टेक एक्स्ट्रा टाइम, कोई मसला नहीं। जी, MEH सॉरी, मीडियम, हार्ड एंड इजी टॉपिक्स, मीडियम, हार्ड एंड इजी। जी जनाब, और आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज? बस मुझे 1 मिनट दे दें, मैं जो आईकैप का ग्रिड है वो जरा आपके सामने खोल लूं, उसके बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो देखिए सिलेबस में आपके पास वो सब जो है वो अवेलेबल है, और लेकिन मैं आपके साथ उसको भी डिस्कस कर देती हूँ। डाउनलोड मेरे पास नहीं हो रहा, एंड द नंबर्स, अच्छा इसका मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। चले जी, मैं जरा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि ऑर्डर क्या रखें, तो मैंने ऑर्डर अपना सजेशन आप लोगों को ये दिया था कि वही ऑर्डर रखें जो हम क्लास में करते हैं। और उसकी एक वजह होती है, और उसकी वजह ये होती है कि हर अगले टॉपिक में आपको पिछले टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो गया, इसके अंदर आपको अगर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर मुश्किल हो सकता है ना। किसी सवाल में ऐसी चीजें आ सकती हैं जो कि क्लब करके दी हुई हो, प्रोसेस कॉस्टिंग आ सकता है ना। तो ये चीजें आपके पास इस तरीके से आपको ये ऑर्डर इस तरह से बताया गया, सही है। और अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि अच्छा जी थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन उनको पता है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, तो वो फिर हार्ड क्वेश्चंस को पहले स्टार्ट करते हैं जिनमें ज्यादा जो टाइम इंटेंसिव है, जो जिनको मैंने 4 कैटेगरी मतलब 4 टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है। तो वो उनको पहले टैकल करते हैं, फिर थोड़े मीडियम एंड इजी टॉपिक्स को बाद में हैंडल करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका आपके पास ये भी है। मैक्सिमम देखिए आप पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें अप टू 18 मार्क्स इस तरह करके हम देखते आ रहे थे, ठीक है। इससे ज्यादा थे नहीं। अब इस सेशन में देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। हम जरा अपना ग्रिड पे देख लेते हैं, एक दफा ग्रिड को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उस सेंस में भी तसल्ली हो जाए। ठीक है जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। अब देखिए इन्होंने 3 कैटेगरीज में हमारे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब जरा मैं यहीं पे आपको बता दूंगी कि इन 3 कैटेगरीज में क्या क्या चीजें आ जाती है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, इसमें क्या क्या आ गया आपका? हाँ जी, क्या क्या चीजें आ गई इसमें? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है ना। और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सारे जिस तरह वाले सारे सब चैप्टर्स जो हैं वो आपके, जिसमें आपको बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पहली दफा हर स्पेसिफिक कैटेगरी का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मैनेजमेंट ओवरहेड, लेबर कॉस्टिंग, ठीक है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारी चीजें आपके पहली कैटेगरी में आ जाती है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन में। इसका उसने कहा है, इसने खैर ये तो टीचिंग आवाजें आपके लिए इरेलेवेंट है, वेटेज उसकी है 35 to 45 मार्क्स, ठीक है।
अब वो क्या कॉम्बिनेशन रखता है, अगेन एक दो अटेम्प्ट गुजरेंगी तो हमें थोड़ा सा उसके पैटर्न का भी आइडिया होगा। फिर कॉस्ट फ्लो आ गया, 20 to 30 मार्क्स का ये है, ठीक है ना। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस, उसमें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, वो भी 30 to 40 मार्क्स का है, ठीक है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन में जरा स्पेसिफिकली और देख लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स, लेबर, ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा सॉरी, कॉस्ट फ्लो के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है, वो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, प्रोसेस कॉस्टिंग आपके कॉस्ट फ्लो को ही डिटरमिन करता है। पहला प्रोसेस हो गया, फिर सब्सिक्वेंट प्रोसेस की कॉस्टिंग कैसे होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। कॉस्ट फ्लो के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, और फिर हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग वाला एलिमेंट है उसमें सीवीपी यानी कि ब्रेक इवन हो गया, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो गया, ईओक्यू भी हमारा डिसीजन मेकिंग ही है, ठीक है ना। सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल क्या सिलेक्ट करें, ये भी तो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये हमारे पास इन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। P1 P2 हमारे प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने कभी सिलेबस को देखा हो तो आप जरा नीचे आ जाएंगे, तो उसके अंदर उन्होंने आपको जो है कहाँ पे बताया मेरे रेफरेंसेस, एक मिनट, शुरू में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय, ये रहा, इधर आ जाए। सिलेबस कभी खोल के देखा है वैसे ये वाला? नहीं देखा ना। इन्होंने पूरा एनेक्जर ए में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय P1 P2 एंड P3, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? जरा इसको एक दफा रीड कर लें, P1 P2 P3 क्या है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा रीड, आपको आइडिया हो जाएगा इसमें। टेस्टिंग लेवल्स हमारे थोड़े जरूरी हैं, टेस्टिंग लेवल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी ने पूछा था कि मिनिमम कितने मार्क्स का सवाल आएगा, मैक्सिमम कितने मार्क्स का सवाल आएगा। प्रोफिशिएंसी लेवल में बेसिकली वो आपसे वो बता रहा होता है कि आपको कितना डिग्री ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, हर एक टॉपिक का। तो आपने उसको जरा साइड पे रख लेना है, आपको जितना क्लास में पढ़ाया गया है आपने उतना करना है, जितना आपके जो है वो स्टडी टेक्स्ट के अंदर सवाल जिस नौयत के हैं आपने उनको ही उसी लेवल को आपने अचीव करना है। अब जरा टेस्टिंग लेवल्स पर आ जाते हैं। T1 क्या है? द मैक्सिमम लिमिट पर टॉपिक and a maximum aggregate limit of testing level 1 topics will be 8 marks and 35 marks respectively in an attempt। तो यानी कि एक सवाल उस टॉपिक का सबसे मिनिमम कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसने उस कैटेगरी के 3 टॉपिक्स टेस्ट कर लिए, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एक ही कैटेगरी से रिलेट करते हैं, तो अगर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों का सवाल आ गया तो वो तीनों मिला के 35 मार्क्स से ज्यादा के नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है टॉपिक्स कवर्ड इन टेस्टिंग लेवल 1 विल इंक्लूड द फॉलोइंग topics that are specifically identified as testing level 1 for a specified professional stage। All topics assessed at earlier stages of qualification। हमारा CMAC में as such वो नहीं है, लेकिन जनरल हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसा नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम FAR1 हम करते हैं ना, उसमें कि हमें आइडिया होता है COGS स्टेटमेंट किस तरह बनता है, COGM कैसे कैलकुलेट होता है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, हमारे पास पीरियोडिक परपेचुअल के 2 सिस्टम्स हैं, कॉस्ट का क्या मतलब है, एक्सपेंसेस का क्या मतलब है। तो ये हमने अर्लियर स्टेजेस ऑफ क्वालिफिकेशन से कुछ नॉलेज है जो कि हमने CMAC में अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हो गया है ना। और न्यू टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। T2 क्या है? मैक्सिमम लिमिट पर टॉपिक ऑफ दिस लेवल 2 विल बी 20 मार्क्स, और T3 में 25 मार्क्स तक का मैक्सिमम उसने बताया है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है वो फिर सकता है मैक्सिमम 25, तो मुश्किल ही है कि एक सवाल जो है वो आपके 25 मार्क्स का हो। हम ये देखते हैं CMAC के अंदर मैक्सिमम हमारा 18 या 20 मार्क्स का सवाल होता है और बहुत कम जो है वो 20 प्लस जाता है, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई सबको? ग्रिड कौन सी आप कह रहे हैं बेटी? ये ऑनलाइन अवेलेबल है आपके ICAP की, आप अपने पोर्टल पे देखें, ठीक है, आप अपने पोर्टल पे इसको देखें, आपके पास है, मुझे ग्रुप में भेजने की क्या जरूरत है। जो आप दूसरे ग्रेड की बात कर रहे हैं, जो मैंने आप लोग को सजेस्टेड बताया है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, जो हमने कैटेगराइजेशन की है क्वेश्चंस की, तो वो आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहीं से जरा कॉपी कर लें उसको, सिंपल एज दैट, ये रहा, ठीक है। तो हमने ICAP की ग्रेड भी एक दफा नजर मार ली, और जी जनाब कीजिए, और जरा बताइए कोई क्वेरीज हैं? अनम्यूट बेटे, सर प्लीज, मिस फरा अगर आप अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज।
बेटे पहली बात तो ये कि अगेन अगर आप लोगों की कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है कि आप ये जरा हमें समझा दें कर दें, तो आप जरा पहले पूछ लें कि क्या सवाल है, फिर ही मैं बता सकती हूँ आपको, नॉट फ्रॉम टॉपिक। ठीक है, हाँ जी कीजिए। मैम बस एक क्वेश्चन है कि ऑटम 2020 का है, तो मैंने सर शुएब याकूब से पढ़ा हुआ है अभी। जी वो EOQ का क्वेश्चन है पिज्जा इनके नेम से, तो वो क्या करना है यानी, क्योंकि सर ने हमें बताया कि उसमें आपको आईकैप ने टेस्ट उसने गलत टेस्ट किया हुआ था और वो इंक्लूडेड ने खाम खा कर दिया, तो वो आपने नहीं करना। तो बस मैं ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि वो हमने अटेम्प्ट करना है अच्छा, मुझे अभी मैं उस क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पा रही, अगर सर शुएब ने मना किया तो फिर मना हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक पर मंथ गिवन इस तरह का वो क्वेश्चन है, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग तो वैसे तो अगर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सवाल को, लेकिन अगर सर शुएब ने मना किया तो मना हो जाए, कोई मसला नहीं, कुछ अच्छा होगी ठीक। वजह उसमें। ठीक है, नो वरी। ठीक है। हाँ जी, और ठीक है, तो बस ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स को रखेंगे अपने माइंड में। बाकी आज का सेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपने तैयारी नहीं की होगी। ठीक है, आप तैयारी अगर अपनी प्रॉपर रखेंगे, तैयारी अगर आप सही तरीके से करेंगे, तो अगेन किसी भी ऑर्डर से लेकर चलें टॉपिक्स को, आप जितना भी प्रैक्टिस कर लें कम या ज्यादा, अगेन कुछ बच्चे कम प्रैक्टिस करके भी क्लियर कर लेते हैं अपने एग्जाम्स को। ठीक है, तो अगेन द मेन थिंग इज कि आपने आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखने होने चाहिए। अगेन प्रैक्टिस उसकी एक तरीका है कॉन्सेप्ट्स को फर्दर क्लियर करने का। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो और उन 3 hours 15 minutes में आपने परफॉर्म किस तरह से करना है पेपर में, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। मैंने इतने सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जिन्होंने ये 6 महीने या पूरा सेशन जो है वो मेहनत कर करके पागल हो गए। ठीक है, लेकिन वो 3 hours and 15 minutes में जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए, वो क्वेश्चंस को सही तरीके से समझे नहीं, तो बस पे पेपर फेल हो गया। ठीक है ना, तो वो सारे उनके जो मेहनत थी उनकी सारी बर्बाद हो गई। तो आपने क्लैरिटी रखनी है, आपने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखना है कि मैंने तैयारी की है और मुझे आता है सारा, मैंने बस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देना। ठीक है, ठीक है जनाब, तो मेरी तरफ से दैट्स इट, और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगर नसीब में हुआ तो आगे के किसी कोर्स में जो है मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।